अब हम गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तों की प्रशासनिक संस्थाओं के विषय के अंतर्गत उस समय के नगर शासन के प्रमुख विभाग, जिसमें राजस्व विभाग, न्याय विभाग, लोक कार्य विभाग, सेना विभाग और आरक्षा विभाग, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य में जो भी राजा हुए गुप्त काल में, उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया, व्यवस्थित किया और इस प्रकार से शासन को किया जिससे कि प्रजा को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और इसीलिए शासन की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय के काल को एक अच्छी अवस्था इतिहासकार मानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी दूरदर्शिता सूझबूझ से शासन व्यवस्था को संभाला। क्योंकि गुप्त काल में जो भी राजा हुए, चाहे वो समुद्रगुप्त हों, चंद्र विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, तो ये इन्होंने इस बात का ही विशेष ध्यान रखा कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों की स्थापना भी जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शासन को जैसे नगर का शासन अलग, ग्राम का शासन अलग, प्रांतों का अलग, तो इस प्रकार से इन्होंने शासन को सुसंगठित एवं सही प्रकार से चलाने के लिए इन्होंने अलग अलग विभागों में इनको बांटा, जिससे कि जनता की कोई भी छोटी समस्या या बड़ी परेशानी है उसका आसानी से निपटारा किया जा सके। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं नगर शासन। नगर का शासन कैसा था? नगरों की सुरक्षा व्यवस्था पर समुचित ध्यान रखा जाता था और नगर रक्षक अधिकारी का कर्तव्य नगर की समृद्धि बढ़ाना। नगर का अध्यक्ष अथवा मेयर पुरपाल कहलाता था। तो नगर की व्यवस्था ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता जिसको मेयर तथा पुरपाल कहते थे। अधिष्ठान अधिकरण अथवा नगर पालिका सभा में संभवतः 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य, जिससे कि नगर की व्यवस्था को ठीक प्रकार से संभाला जा सके। जैसे मुख्य पुरपाल, आर्य नगर श्रेष्ठी, सातवाह, प्रथम कुलिक तथा प्रथम कायस्थ, ये 4 होते थे। मुख्य पुरपाल या आर्य नगर श्रेष्ठी, सातवाह, प्रथम कुलिक तथा प्रथम कायस्थ। नगर पालिका को परिषद भी कहा जाता था। नगर पालिका को क्या कहा जाता था? परिषद। इसके बाद शासन के प्रमुख विभाग कौन कौन से थे? जैसे राजस्व विभाग, जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि इस विभाग का काम था राजस्व की वसूली करना, राजस्व व्यवस्था की देखभाल करना, जिससे कि राज्य के विभिन्न कार्यों को आसानी से किया जा सके और उचित धन का प्रबंध हो सके। शाही राजकोष में धन इकट्ठा किया जा सके। तो इस विभाग का काम था राजस्व विभाग का। राज्य की आय के साधन प्रचुर एवं भिन्न थे और गुप्त काल में करों की संख्या 18 थी। कितनी थी? संख्या 18 प्रकार के कर उस समय वसूले जाते थे, लिए जाते थे, जिनमें भूमि कर प्रधान कर था। भूमि कर जो था वो प्रधान कर था। भूमि का नियमित मापन किया जाता था। ये भी देखा जाता कि भूमि की पैमाइश कि कितनी भूमि है, कितनी उपजाऊ, कितनी बंजर, भूमि की किस श्रेणी में भूमि आती है। भूमि की पैदावार के हिसाब से ही उधर भूमि कर वसूला जाता था। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि कर कई प्रकार के थे और कभी कभी यदि अकाल और महामारी
या सूखा पड़ने पर ये कर माफ भी कर दिए जाते थे, जिससे कि किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी आर्थिक जो दशा है वो दयनीय न हो जाए। इसके लिए जो शासक थे वो इन करों को विपरीत परिस्थिति में माफ भी कर देते थे। तो उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार जो थे, जैसे नंबर 1 नाल, खेतिहार भूमि। नाल जो भूमि होती थी वो खेतिहार। दूसरी है खिल, ये परती भूमि होती थी। खिल जो दूसरा प्रकार है वो खिल है, परती भूमि। तीसरी है वास्तु, बस्ती भूमि का प्रकार। नंबर 4 अपरहत, बिना जोती हुई भूमि अपरहत के अंतर्गत आती थी। और अप्रदा, जिससे कि सरकार की कोई आय नहीं होती थी। तो ये अप्रदा जो भूमि की जो श्रेणी थी वो एक तरह से किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं थी, जिससे सरकार को कोई भी आय प्राप्त नहीं होती थी। कुछ स्थानों पर भूमि कर को भागकर और कुछ स्थानों पर उद्रंद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो भूमि कर था तो कहीं पर उसको भाग कर भी कहते थे और कहीं उसको उद्रंद शब्द का प्रयोग किया गया। और चुंगी द्वारा भी राज्य को आय होती थी। इसके अतिरिक्त जो बागान कर और जंगल से भी करों की वसूली होती थी। तो राज्य को आय के जो स्रोत थे भूमि कर, उद्योग, व्यापार, चुंगी और बाग एवं बागान, जंगल आदि से भी पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था, जिसका उपयोग जो राजा था वो विभिन्न लोकोपकारी कार्यों में करता था, जिससे कि राज्य की शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रहे। इसके बाद न्याय विभाग। अब न्याय विभाग, राज्य में अगर शासन व्यवस्था को सही प्रकार से चलाना है तो न्याय व्यवस्था भी अच्छी रखनी पड़ती है। और इस प्रकार इस बात को गुप्त शासक अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने कभी निरंकुशता पूर्ण व्यवहार नहीं अपनाया और न्याय विभाग को ठीक प्रकार रखने के लिए गुप्त कालीन नारद स्मृति के अनुसार इस समय न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। नंबर 1 कुल, नंबर 2 श्रेणी, नंबर 1 कुल, नंबर 2 श्रेणी, नंबर 3 गण और नंबर 4 राजकीय न्यायालय। तो प्रथम 3 न्यायालय थे वो जनता के थे। कौन कौन से? कुल, श्रेणी और गण, ये जनता के न्यायालय थे। तथा चौथा सरकारी न्यायालय था। छोटे न्यायालयों के यदि निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो इनके विरुद्ध अपील ऊपर के न्यायालयों में भी हो सकती थी। मतलब असंतुष्ट होने की स्थिति में ऊपरी न्यायालय में जाकर इसकी अपील की जा सकती थी। जन न्यायालयों में संतोष न होने पर लोग राजकीय न्यायालयों में भी जाते थे, जो सरकारी न्यायालय होते थे। बहुत से ऐसे विवाद होते जिसमें कि जनता संतुष्ट नहीं होती थी उनके निर्णयों से। तो ऐसी स्थिति में उनसे जो ऊपर न्यायालय होते थे उनमें, यानी राजकीय न्यायालय, उनमें भी अपनी जो भी केस या जो भी समस्या थी उसको रखते थे। सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था। मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च शक्ति भी सम्राट के अंदर ही थी और सम्राट का जो न्यायालय था वो सर्वोच्च न्यायालय था। मतलब यदि किसी को किसी प्रकार के न्यायालय से संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है और वह उसके आदेशों से खुश नहीं है तो अंतिम में वह सम्राट के न्यायालय में यानी सम्राट के दरबार में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता था। सम्राट के हाथ में न्याय का अंतिम अधिकार था। मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश जो था वो स्वयं सम्राट था। न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक, न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? विनय स्थिति स्थापक इसको कहा जाता था। तो हमने देखा न्याय विभाग किस प्रकार से
चार प्रकार के न्यायालय: पूर्व, श्रेष्ठी, गण और राजकीय न्यायालय। अंतिम न्यायाधीश स्वयं सम्राट और मुख्य अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। इसके बाद लोकोपकारी कार्य विभाग। अब राज्य की ओर से ऐसे भी कार्य किए जाते थे जो जन कल्याण के लिए जरूरी थे और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इन कार्यों को किया जाता था। वो कौन से कार्य थे? जैसे कि लोगों को आवागमन की सुविधा हो, लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, अतः इसके लिए राज्य की ओर से बड़ी और चौड़ी सड़कें बनवाई गई थी, जिससे कि जो स्थल मार्ग से व्यापार को भी सुविधा मिले और लोगों के आवागमन में भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध भी किया जाता था, जिससे कि जो फसलें हैं वो वर्षा की कमी के कारण सूख न जाए या उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न आए, किसानों की आर्थिक दशा में किसी प्रकार की गिरावट न आए और किसान यदि अधिक अच्छा जो अन्न उपजाते हैं, फसल उनकी अच्छी होती है, तो वे अपना लगान जो भी कर है वो आसानी से चुका सकते हैं, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो राज्य की आर्थिक दशा भी अच्छी रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था। स्थान स्थान पर चिकित्सालय। अब चिकित्सालय का उद्देश्य ये था कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे और स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानी ना हो जनता को। इसीलिए स्थान स्थान पर बड़े बड़े चिकित्सालय बनवाए गए थे। औषधालयों का भी निर्माण करवाया गया, जिससे कि लोग विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारियां हैं और उनसे छुटकारा उनको मिल सके, और चिकित्सकों का जो व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। शिक्षा एवं विद्या के प्रसार के लिए भी विभिन्न प्रकार के विद्यालय बनवाए गए और यहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था का कार्य भी राज्य करता था, जिससे कि लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। जैसा कि हमने देखा कि इस समय कालिदास महान विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कई नाटकों की रचना की, और इस प्रकार के जब विद्वान उस समय हुए तो उस समय ज्ञान की स्थिति भी उच्च कोटि की रही होगी। सेना विभाग। अब उस समय सेना, क्योंकि गुप्त जो शासन है उसमें सेना का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, तो ये ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी सेना बल के आधार पर ही विभिन्न विजयों को प्राप्त किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सीमांत राज्यों को पराजित किया। तो इनकी सेना में क्या विशेषता थी? ये इस समय की सेना को चतुरिंगणी सेना भी कहते थे। सेना के मुख्य अधिकारी को संधि विग्रहिक कहते थे। मतलब सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे संधि विग्रहिक कहा जाता था। उसके अधीन महासेनापति, मतलब संधि विग्रह के जो अधीन होते थे वो कौन थे? संधि विग्रह के अधीन थे महासेनापति, बलाधिकृत, रणभंडार, गायक, भटास्पति आदि अधिकारी होते थे। तो संधि विग्रह तो मुख्य अधिकारी हो गया, और जो उसके अंडर में जो उसके अधीन रहते थे वो थे महासेनापति, बलाधिकृत, रणभंडार, गायक और भटास्पति आदि अधिकारी होते थे। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। जो सेना का जो प्रमुख कार्यालय होता था उसका नाम भी था बलाधिकरण। सेना के परंपरागत 4 अंग थे। 4 अंग कौन कौन से? जैसे हस्ती सेना, मतलब सेना में एक ये हाथियों का भी एक विभाग था पूरा, जिस पर बैठकर युद्ध किया जाता था। और हस्ती सेना, दूसरी थी रथ
रोही सेना रथों का प्रयोग, और अश्व सेना घोड़ों का प्रयोग, और पदाती सेना पैदल सैनिक। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया चतुरंगिणी सेना। मतलब चतुरंगिणी से मतलब है हस्ती, रथ, अश्व और पदाती। तो इस प्रकार सेना व्यवस्था इस समय गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त शासन में अच्छी थी, और सेना के आधार पर ही इस समय के जो भी राजा थे उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद है आरक्षा विभाग। आरक्षा विभाग का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था। देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरक्षा विभाग का संगठन किया गया था। मतलब आंतरिक, बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए सेना तो थी, सेना अपने बल के आधार पर शत्रु को पराजित कर देती थी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए कैसे रखी जाए इसके लिए आरक्षा विभाग था जो इस कार्य को देखता था। देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरक्षा विभाग का संगठन किया गया था। इस विभाग के अधिकारी को दंडपाशाधिकारी, आरक्षा विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो दंडपाशाधिकारी इसको कहते थे। उसके अधीन चोरोद्वरित जो होता था वो चोरों को पकड़ने वाली पुलिस अधिकारी होता था। चोरोद्वरित मतलब चोरों को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी जो होता वो चोरोद्वरित कहलाता था। दंडपाशिक लाठी एवं रस्सी वाले सिपाही, ये दंडपाशिक कहलाते थे। लाठी और रस्सी वाले सिपाही दंडपाशिक आदि अधिकारी होते थे। गुप्त साम्राज्य में सुरक्षा का यथेष्ट प्रबंध था। अच्छा प्रबंध था सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य में। B.N. स्मिथ ने गुप्त शासन व्यवस्था के संबंध में यहाँ तक लिखा है कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी हुआ ही नहीं। तो ये एक अतिशयोक्ति है कि B.N. स्मिथ इतनी बड़ी बात यहाँ लिख रहे हैं, और वैसे उनकी बात भी काफ़ी हद तक सही है कि गुप्त शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। तो हमने आज देखा गुप्त साम्राज्य में गुप्तों की प्रशासनिक संस्थाएं के अंतर्गत नगर शासन, शासन के प्रमुख विभाग जिसमें राजस्व विभाग, न्याय विभाग, लोकोपकारी कार्य विभाग, सेना विभाग और आरक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत हमने उस समय की विभिन्न अधिकारियों के बारे में और उनके विभागों की जिम्मेदारियों के बारे में और उनके द्वारा जो प्रजा को लाभ हुए उसके बारे में विस्तार से जाना। तो ये आज विषय जो गुप्त साम्राज्य का जो टॉपिक चल रहा था उसका अब आज इसका इसकी समाप्ति होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार से। आज बस इतना ही। ओके।